आज की वीडियो में हम आपको यूनान के वीज़े के मतलब कुछ अपडेट्स बताएंगे, कुछ होने वाली तब्दीलियां, कुछ सामने आने वाले झूठ और फ्रॉड, इनके मतलब आपको आगाह करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फ़रमाए, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जितने भी लोग रोज़गार के सिलसिले में परेशान हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमा दे। जिस जगह पे भी कोई वीज़े के लिए लगा हुआ है या किसी ने कहीं अप्लाई किया हुआ है या कोई करना चाहता है, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी बारगाह अक़दस से खसूसी करम फरमा के सबको कामयाबी अता फ़रमाए, और अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे। और अल्लाह पाक जो भी बीमार हैं उनको सेहत कामिला आजिला वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम सबको इस दुनिया में रहकर मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जहाँ हम कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि दुनिया में हमें कामयाबी मिले, दुनिया में हमारा अच्छा मकाम हो, इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम कोशिश करें कि हम आखिरत में भी अच्छा मकाम पाने में कामयाब हो जाएं। आज की वीडियो में हम आपको थोड़ी सी बातें बताएंगे यूनान के वीज़े से रिलेटेड। जो सबसे पहला सवाल किया जाता है वो यही है कि वीज़े ओपन हुए हैं, नहीं हुए, कब होंगे, कैसे होंगे। ये अक्सर सवालात व्हाट्सएप पे हमारे सामने आता है। तो पिछली वीडियोस में भी ये बताया गया कि यूनान के जो वीज़े हैं वो 31 मार्च तक बाज़ मकामात पर चंद मखसूस वैकेंसीज़ के ऊपर जमा हो रहे हैं, हुए भी हैं और अभी हो भी रहे हैं। अगर आपका कहीं आपको मिलता है वीज़ा किसी भी ज़राए से, एजेंट से या किसी बंदे से, तो वो आप कोशिश कर लें, स्ट्रगल कर लें, शायद आपका काम हो जाए। लेकिन फ्रेंडली जो ओपन वीज़े हैं उनकी जो तवक्को है वो अप्रैल में है। 9 अप्रैल को ग्रीस के इलेक्शन भी हैं, और इनसे पहले भी वीज़े ओपन हो सकते हैं, बाद में भी ओपन हो सकते हैं। और ये बात भी है कि यूनान को मज़दूरों की ज़रूरत भी है, क्योंकि यूनान के जो होटल मालिकान हैं उन्होंने 80,000 मज़दूर की रिक्वायरमेंट की है यूनान गवर्नमेंट से। और यूनान में जो होटल में काम शुरू होता है वो अप्रैल मई में शुरू हो जाता है, और ये 6 माह सीजनल काम होता है। इसके लिए इनको काफ़ी मज़दूरों की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आता है। तो इसके लिए भी और बाकी तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी ये चांसेस हैं कि वीज़े ओपन होंगे, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत से सवालात इससे भी रिलेटेड आते हैं कि कौन से फॉर्म चाहिए। अगर आप यूनान में जिस बंदे ने आपका वीज़ा जमा करवाना है, यूनान में भी मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के पेपर्स जो हैं वो रिक्वायरमेंट होती है। सिंपली जो रिक्वायरमेंट है वो है पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, फैमिली सर्टिफिकेट। ये आम जगहों पर इसकी ज़रूरत पड़ती है, और आम जगहों पर यही पेपर मांगते हैं। बाज़ जगहों पर फैमिली सर्टिफिकेट के साथ और बर्थ सर्टिफिकेट के साथ और पासपोर्ट के साथ करैक्टर सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। लेकिन बाज़ एक मखसूस एरिया है जहाँ पे आपको वो कहते हैं कि ये तमाम पेपर्स जो हैं ये अटेस्टेड होने चाहिए ग्रीस एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान, यानी ग्रीस की जो एम्बेसी पाकिस्तान में है वहाँ से टेस्टेड होने चाहिए। बाज़ जगहों पर ये रिक्वायरमेंट भी है। इसके लिए प्रोसेस ये होता है कि आप एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप वहाँ पे 25,000 रुपया फ़ीस जमा करवाते हैं। उसके बाद जितने आपके फार्म होंगे उनके ऊपर 30 यूरो की टिकट लगती है। और ये जो प्रोसेस है एम्बेसी का, ये 2 माह में ख़त्म हो, 4 में हो, 6 में हो, 8 में हो, इसमें भी कोई पता नहीं है कि कितना अर्सा लगेगा। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अगर किसी जगह पे आपको इस तरफ जाना पड़ता है तो ये उसका तरीक़ेकार है यूनान पेपर भेजने के लिए। इसमें अगर आपको कोई मुश्किलात सामने आई तो वो आप हमसे पर्सनल में रब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं। किसी अच्छे ज़राए के ज़रिए हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे इस मामले में। अब ये स्टेप भी क्लियर हो गया। आगे हमारे पास सवाल आते हैं। बहुत से लोग हमें वर्क परमिट सेंड करते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये मेरा वर्क परमिट असल है या नकल। उसमें भी हमारे पास बहुत से 2 नंबर केस हमने देखे। हमारी इल्तजा है उन लोगों से
जो ये काम करते हैं कि भाई किसी के जज्बात के साथ ना खेलें। देखें, ये ज़िंदगी 4 दिन की है। अगर आप किसी को दाव लगाएंगे, किसी के साथ ज़्यादती करेंगे तो आपको इसका हिसाब तो देना होगा। होता ये है कि बाज़ जगह पे कोई पेपर ग्रीस से ग्रीक लैंग्वेज में भेज देते हैं और कहते हैं कि ये आपका वर्क परमिट आया है। ऐसी बात नहीं है। आजकल वो दौर नहीं रहा कि इंसान बस ग्रीक का पेपर देखेगा और वो मान जाएगा। गूगल ट्रांसलेशन में हर चीज़ को उर्दू में ट्रांसलेट करके भी देखा जा सकता है, लेकिन हर बंदे के पास ज़राए भी होते हैं। जैसे हमारे पास पेपर आए हैं और उनमें से 2-3 पेपर जो थे वो जाली थे, 2 नंबर थे। तो मेरी उन तमाम दोस्त अहबाब से इल्तिजा है कि जो भी ये काम कर रहे हैं ना किया करें। अल्लाह को ज़रूर याद रखें। आपके ये हाथ पाँव, ये हर चीज़ जो है ये इमानत है आपकी, और जब किसी की कोई चीज़ इमानत हो तो अव्वल उसका गलत इस्तेमाल करना ये बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है। तो इसलिए इस गुनाह से ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं और कोशिश करें कि अच्छे तरीके से चलें। मैं आप तमाम साथियों से भी इल्तिजा करता हूं कि जब भी किसी एजेंट को किसी भी जगह पे आप पेपर दें तो अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें। एक केस हमारे पास फ़्रॉड का भी आया है जिसमें 10 लाख रुपए का फ़्रॉड हुआ है, और उसमें वो अब एम्बेसी से रजू करेंगे, पाकिस्तान में वकील करेंगे, उस बंदे के वहाँ यहाँ यूनान में उसके ऊपर केस किया जाएगा। तो ये मेरी वजह से, आपकी वजह से, आप ये सोचा करें कि आपकी वजह से अगर कोई बंदा आपके वालिदैन पर हर्फ उठाएगा, कहेगा कि ये फ़्राडिये की औलाद है, ये फ़्राडी हैं, तो कितने दुख वाली बात है कि किसी इंसान की वजह से उसके वालिदैन पर, उसके मुल्क पर, उसके गाँव पर लोग हर्फ उठाएँ। तो इसलिए बेईमानी से बचा करें। आप लोगों से भी मेरी इल्तिजा है कि जितने भी लोग यहाँ यूनान में आना चाहते हैं, असल में वो हैं बहुत जल्दबाजी से कोई काम नहीं होता। वीज़े के मामले में जल्दबाजी ना करें। ना ये कोई खेल है बच्चों का कि बस आपने वहाँ किया और यहाँ हो गया, ऐसा नहीं है। एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से पेपर गुज़रते हैं, चेकिंग होती है, चेकिंग होने के बाद एम्बेसी में भी चेकिंग होती है, और बहुत से इंक्वायरियों के बाद आपको वीज़ा मिलता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि फ़्रॉड से बचें। आपका फ़्रॉड यहाँ नहीं वहाँ नहीं, किसी न किसी वक्त पकड़ा जाएगा, और फिर जिस परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा वो बहुत बड़ी होगी। इसलिए कोशिश करें खुद भी फ़्रॉड से बचें, दूसरों को भी फ़्रॉड से बचाएं, और किसी को फ़्रॉड लगाने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि ये जो आप किसी के साथ कर रहे हैं, अगर कोई आपके साथ करता तो कितनी ज़्यादती होती, आपको कितनी तकलीफ़ होती। तो इसलिए दूसरों के साथ जुल्म और ज़्यादती ना करें। इसके बाद प्रोसेस आता है कि आपने यहाँ पेपर भेज दिए। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि भाई मैंने पेपर भेज दिए हुए हैं, मेरा पेपर नहीं निकल रहे। यहाँ भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं और डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट टाइमिंग है पेपर निकलने की। जल्द अज जल्द जो निकलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिए में जहाँ हम हैं, 10 दिन में आप पेपर जमा करवाएं, 10 दिन में आपको फांसी जो है वो वीज़ा निकल के आपके हाथ में आ जाता है। बाज़ इलाकों में 1 महीना टाइम है, और बाज़ इलाकों में 2, और बाज़ इलाकों में 3 और 4 महीने। इसलिए कोशिश करें कि जब आप हमसे सवाल करते हैं तो अपने इलाके का बताएं कि फ़लाँ इलाके में हमारे जमा हुए हैं। हमें थोड़ा सा पता तो चल ही जाता है कि ये किस इलाके से में है, और वहाँ इतने लेट ही होते हैं। तो इससे भी आगाह कर दिया करें और जल्दबाजी ना करें। और जब भी किसी एजेंट को पैसे दें तो उससे पहले ही कंफर्म कर लिया करें कि ये किस काम का वीज़ा है, कहाँ आपने जाना है, मालक आपको कर देगा नहीं देगा वर्क परमिट पे जाके काम, और टैक्स वगैरह की, और टैक्स के मामले में भी बहुत ज़्यादा फ़्रॉड हो रहा है। ये भी पहले ही कंफर्म कर लिया करें कि मेरी तनख्वाह कितनी होगी, मुझे कितना टैक्स पे करना होगा। इस बारे में तमाम जो चीज़ें हैं उनको नोट कर लिया करें, और अच्छे तरीके से बात करके जो भी एग्रीमेंट हो, हमारी शरीयत भी यही कहती है कि उसको अच्छे तरीके से लिख लिया जाए, ताकि मुस्तकबिल में वो आपके पास सबूत भी रहे और लड़ाई झगड़े से भी बचा जाए। इसके बाद ये होता है कि जब आपके पास वीज़ा आता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप है एम्बेसी। बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि भाई मेरा वर्क परमिट आ गया, अब मैं क्या करूं। वर्क परमिट जब आपके पास आ जाता है, पहले तो यहाँ से फ़ाइल जो है वो बाई डाक पाकिस्तान जाती है, और उसको भी तकरीबन 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लग जाते हैं। आप 7-8 दिन मज़ीद इंतज़ार कर लें। वैसे भी वो ट्रैकर नंबर से पता किया जा सकता है कि आपकी फ़ाइल एम्बेसी में रिसीव हुई है या नहीं। अगर किसी को वो भी मसला हुआ तो वो हमें अपनी वो रसीद भेजेगा, तो हम उसे बता देंगे कि उसकी फ़ाइल एम्बेसी में रिसीव हुई है या नहीं, और अगर रिसीव हुई है तो किस बंदे ने की है। तमाम डिटेल्स सामने आ जाएगी। इस सिलसिले में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब ये है कि आपके पेपर वहाँ जाएंगे, और उसके बाद सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है अपॉइंटमेंट। आप अपॉइंटमेंट लें। आप अपॉइंटमेंट के भी मुख्तलिफ़ स्टेप हैं, वो किस तरीके से आपने लेनी है। मुख्तलिफ़ ज़राए हैं, जायज़ नाजायज़ सारे ज़राए, जिस भी ज़रिए से आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। एम्बेसी में आपने फ़ाइल लेके जानी है,
जिसमें आपोफासी जो यूनान का यहाँ से आपको वर्क पेपर गया हुआ है उसका होना ज़रूरी है। वो पेपर होगा, उसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, उसमें आपका फैमिली सर्टिफिकेट होगा और उसमें आपका करैक्टर सर्टिफिकेट होगा। इनमें से आपका एक भी पेपर कम हुआ, आप एम्बेसी में गए, आपके पेपर्स को इंक्वायरी में डाल दिया जाएगा और आपके वहाँ 5-6 महीने भी लगेंगे और इंक्वायरी में आपकी फ़ीस भी 25,000 लगेगी। उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि जब एम्बेसी में जाएं तो अपनी फ़ाइल को अच्छे तरीके से चेक कर लें। उसमें बर्थ सर्टिफिकेट, फैमिली सर्टिफिकेट, करैक्टर सर्टिफिकेट, वीज़ा फॉर्म, 4 तस्वीर, 180 यूरो आपके पास होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपके पास पूरी हों। फ़ाइल लेकर आप एम्बेसी पहुँच के एम्बेसी में आप फ़ाइल सबमिट करवाएंगे। वहाँ आपको एक पेपर मिलेगा जिस पे आपको लेबॉर्ट्री बताई जाएगी, किस लेबॉर्ट्री में आपने मेडिकल करवाना है। उस लेबॉर्ट्री में आप पहुंच जाएंगे, वहां आप अपना मेडिकल देंगे। हम आप लोगों को यही मशवरा देते हैं और बार बार यही मशवरा देते हैं कि ग्रीस में आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना नॉर्मल लेबॉर्ट्री से मेडिकल करवाएं, जिसमें हेपेटाइटिस सी को चेक करवाएं, जिसमें एड्स को चेक करवाएं, टीबी को चेक करवाएं, मुख्तलिफ़ जो डेंजरस बीमारियां हैं उनका चेकअप करवा लें ताकि वीज़ा आने से पहले पहले ही आप अपना इलाज करवा लें और आपको बड़ी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अगर आप इलाज पहले मेडिकल करवाएंगे तो उसके आपके बहुत से बेनिफिट होंगे। आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने से बच जाएगा, 35,000 मेडिकल की फ़ीस बच जाएगी, क्योंकि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आपकी सारी फ़ीसें भी ज़ाया जाएंगी, तो आपका माली नुकसान होगा। इसलिए पहले कच्चा मेडिकल करवा लें, फिर जाके पक्के मेडिकल की तरफ जाएंगे। वहाँ आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपको 7 दिन का टाइम होगा। 7 दिन बाद आप अपने मुतल्लिका लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट लेंगे, एम्बेसी में जाएंगे, एम्बेसी में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद वो आपका पासपोर्ट रख लेंगे, फिर आपको 7 दिन बाद वो बुलाएंगे। किस्मत ने साथ दिया तो आपका वीज़ा लगा होगा, ना साथ दिया तो रिजेक्ट हो चुका होगा किसी एक बुनियाद पे। उसमें ये भी बात ध्यान में रखें, वो अफराद जो डिफरेंट कंट्रीज़ में गए हुए हैं, डिपोर्ट हुए हुए हैं, उनके फिंगर हुए हुए हैं, वो भी रिजेक्ट हो सकते हैं। मेडिकली आप रिजेक्ट हो सकते हैं, पेपर 2 नंबर की सूरत में भी रिजेक्ट हो सकते हैं और आप इंटरव्यू में नाकाम होने की सूरत में भी रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों की तैयारी करें और मेहनत करें और सबसे बड़ी बात है कि दुआ करें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और हमारी भी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबको कामयाबी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपके हर मकसद में आपको कामयाबी अता फ़रमाए। आपको भी अल्लाह कामयाब करे और जो भी लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल सबको कामयाबी अता फ़रमाए। आपको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है एम्बेसी से रिलेटेड किसी भी काम में, आप हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। हमसे जो हो सका, जिस ज़रिए से हो सका, आपकी हेल्प करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपका काम हो जाए। ये बात ज़हन में रखिएगा, हम ना एजेंट हैं, हम ना वीज़े देते हैं, ना वीज़े लेते हैं, ना हमारा वीज़ों का काम है, ना हम एम्बेसी में से रिलेटेड पैसों से कोई काम करते हैं, ना हमारा कोई ज़रिया है और ना ही हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। हमारे साथ इस सिलसिले में बात करना कि आप कितने पैसे लेके वीज़ा लेके देंगे, कितनी डील करेंगे, ना हम कोई डील करते हैं, ना हमारा इन चीज़ों से कोई तल्लुक़ है। हमारा काम है आपको हेल्प करनी, आपको रास्ता दिखाना। आगे आपकी मर्ज़ी है कि आपने उस रास्ते पे कार पे बैठ के जाना है, गाड़ी पे बैठ के जाना है, पैदल जाना है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इस सिलसिले में आपको कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की आपको समझ ना आए, कोई आपको परेशानी हो रही हो, तो आप हमसे रब्ता करें। हमसे जो हो सका अल्लाह की रज़ा के लिए सिर्फ़ आपको बताएंगे। बाकी आपके मुक़द्दर आपके साथ दें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए और अल्लाह आपको कामयाबी अता फ़रमाए। इस वीडियो में अगर कोई भी बात आपको पसंद आ जाती है, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है, तो इस वीडियो को ज़रूर दूसरों तक भी पहुँचाएँ। और हमें खुशी उस वक्त होगी जब आप ये वीडियो देखकर इसके बाद रज़ाए इलाही पर आप कोई एक वीडियो जो इस्लाम से रिलेटेड है उसके नीचे देख के कमेंट करें कि मैंने आपकी यूनान वाली भी वीडियो देखी और ये भी देखी, क्योंकि मैं दीन से भी मोहब्बत करता हूँ और दुनिया से भी मोहब्बत करता हूँ। तो हमें इस चीज़ की ज़्यादा खुशी होगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। आप इतनी देर इस वीडियो को सुनते रहे, इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।